अच्छा, हाँ जी सर। होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप सीए फाइनल या सीएमए फाइनल में है और आपका अटेम्प्ट नवंबर या दिसंबर 26 अटेम्प्ट है, तो ये चार्ट रिविजन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये चार्ट रिविजन के अंदर में हमने बहुत सारे टॉपिक के चार्ट रिविजन करवाए गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक के। और आज इसी घड़ी के अंदर में इंटरनेशनल टैक्स का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं, और वो है एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। अब देखो दोस्त, मैं आपको एकदम क्लियर बात कर देता हूँ। या तो मॉडल टैक्स कन्वेंशन से क्वेश्चन आता है, या तो इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी से क्वेश्चन आता है, या तो बेप्स से क्वेश्चन आता है। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बताओ तो बेप्स के ऊपर आते हैं। बेप्स के बाद अगर किसी चीज के ऊपर आते हैं तो वो टैक्स ट्रीटी के ऊपर आते हैं, और थर्ड में आपके मॉडल टैक्स कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यस, इसमें का एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में देखने को मिल सकता है। यस, तो चलिए आज हम इस चार्ट को फॉलो करते हैं। होपफुली आपने हमें इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पे फॉलो किया होगा। और हाँ, अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आपको नीचे दिए गए वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, आप यहां से बाय कर सकते हैं फिजिकल चार्ट बुक। चलिए शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी की। तो देख दोस्त, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि आखिर इंटरनेशनल टैक्स ओरिजिन कहां से होता है। आई मीन व्हाट आर द सोर्स ऑफ ओरिजिन। अब देखिए, इंटरनेशनल टैक्स जब भी ओरिजिन होता है तो इसके कई सोर्स होते हैं, जिसमें से पहला सोर्स होता है मल्टीलैटरल इंटरनेशनल एग्रीमेंट। पहला क्या होता है दोस्त, मल्टीलैटरल इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जब दो कंट्री के बीच में अग्रीमेंट्स होते हैं तो वो अग्रीमेंट्स को कानून का रूप दिया जाता है। तो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट जो होते हैं दो कंट्री के बीच में, वो यूज किया जाता है। सेकंड, अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो ऑलरेडी डीटीडब्ल्यूए बने हुए हैं उसको यूज किया जाता है। एंड तीसरा, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। अब देखिए, हर चीज क्या नहीं होती, एक्ट नहीं होती, कई चीजें कस्टम बेस्ड भी होती है कि कई सालों से चली आ रही है इसलिए वो चल रहा है, प्रथा जैसा हम बोल सकते हैं। तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ भी क्या बनता है, बेसिस बनता है इंटरनेशनल टैक्स के लिए। तो कम ऑन, इंटरनेशनल टैक्स कितनी चीजों से ओरिजिनेट होता है, मेनली 3 चीजों से ओरिजिनेट होता है। बताओ कौन सी 3 चीजें। पहला, हाँ जी जल्दी बताओ, पहला कैसे ओरिजिनेट होता है, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट से ओरिजिनेट होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से ओरिजिनेट होता है, और तीसरा सर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ से भी ओरिजिनेट होता है। ठीक है सर, ओके। फिर आता है डबल टैक्सेशन। सर, कोई भी फॉरेन एंटिटी जो है, राइट, इसका टैक्सेशन हम 2 तरीकों से लगाया जा सकता है। एक जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन और एक इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। आप अगर देखेंगे हमारे एमआरपी पे हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन क्या होता है और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है। तो सर ध्यान से सुनना, राइट। अब ऐसे केस के अंदर में जहां पे सेम ट्रांजैक्शन ऑफ आइटम और इनकम आर टैक्स्ड इन 2 और मोर स्टेट बट इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट पर्सन, हम इसे कहते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इट हैपेंस व्हेन द सेम ट्रांजैक्शन, item of income or capital is taxed in 2 or more state but in the hands of different person because of the lack of subjective identity। तो 2 अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में अगर लगता है तो हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। और जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन क्या होता है, द टैक्स इज इम्पोज्ड बाय 2 और मोर कंट्री एज पर देयर डोमेस्टिक लॉ in respect of the same transaction income arise or is deemed to arise in their respective jurisdiction। मतलब क्या बेटा, मान करके चलिए सेम इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगाया किसने, लेट्स से चाइना ने भी, और सेम इनकम के ऊपर इंडिया ने भी टैक्स लगाया, तो हम इसे कहते हैं जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन कभी भी गलत होता है क्योंकि एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स लग रहा है, और इसीलिए डीटीडब्ल्यूए क्या किया जाता है, अराइज किया जाता है। जबकि इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को हम गलत नहीं मानते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर्सन ही अलग अलग होते हैं, राइट। तो पर्सन अगर अलग अलग है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सेम इनकम के ऊपर 2 बार तो टैक्स हो नहीं सकता। इसीलिए जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, डीटीडब्ल्यूए एंटर किया जाता है। ठीक है सर, ओके। क्या गाइडलाइंस इशू किए हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ने बिफोर डिसाइडिंग अ पर्टिकुलर मैटर। जब भी कोई इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैटर आता क्यों होगा पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा आपको मैटर ही नहीं समझेगा। देखिए कई बार क्या होता है, अभी वोडाफोन और इंडिया को देख लीजिए। वोडाफोन वाज हैविंग इश्यूज विद द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, मैटर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट तक के चले गया, और वोडाफोन अगर इसके अंदर में हार गया तो वोडाफोन को ऐसा लग सकता है कि नहीं यार, मुझे रिलीफ मांगने के लिए अब शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़े। तो कई बार कई कंपनीज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में जाती है, क्या करने के लिए, रिलीफ सीख करने के लिए। उस टाइम पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कंसिडर करता है, कौन सी चीजों को कंसिडर करता है, हम वो यहां देखते हैं। आर्टिकल 38 ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रोवाइड दैट कोर्ट शैल अप्लाई। हम किसकी बात कर रहे हैं, कोर्ट अप्लाई करेगा, कौन,
कोर्ट अप्लाई करेगा। कौन सा कोर्ट? इंटरनेशनल कोर्ट अप्लाई करेगा द फॉलोइंग इन डिसाइडिंग अ पर्टिकुलर मैटर। तो जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करेगा, कोई भी मैटर को डिसाइड करते रहेगा, वो 4 चीजों को ध्यान में रखेगा। मतलब जज अपना डिसीजन देने से पहले, सारी दलीलें सुनने के बाद वो जो डिसीजन लेगा, तो 4 चीजों को ध्यान में रखेगा। पहला, इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या बोलते हैं। मतलब वो ये देखेगा कि भैया इंटरनेशनल लॉज जो ऑलरेडी बने हुए हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो ऑलरेडी बने हुए हैं, वो क्या कहते हैं, क्योंकि उसको डिसीजन इन लाइंस पे ही देना होगा। दूसरा, इंटरनेशनल कस्टम्स क्या बोलते हैं। हमेशा से 2 कंट्री के बीच में जब ट्रेड होता आया, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, कौन सी कंट्री टैक्स लेती है, इंटरनेशनल कस्टम्स पे भी ध्यान दिया जाएगा। प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, अगर किसी नेशन में ऑलरेडी इस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो क्या प्रिंसिपल इस पे फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इशू चाइना और इंडिया का है, तो ये देखा जाएगा कि भैया अमेरिका ने इसके ऊपर कभी ऐसा कुछ कहा है क्या, रशिया ने इसके ऊपर कभी कुछ कहा है क्या, तो वो भी इसके अंदर में देखा जाएगा। और जुडिशियल डिसीजन, ये भी देखा जाएंगे कि इसके पहले कोई जुडिशियल डिसीजन किसी कंट्री के अंदर में प्रोनाउंस किए गए हैं क्या, खुद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वो डिसीजन प्रोनाउंस किए हैं क्या। तो सर, कोर्ट दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट कोई भी मैटर को डिसाइड करने से पहले 4 चीजों के बारे में सोचेगा। इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कस्टम, इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कस्टम। तीसरा, जुडिशियल डिसीजन। चौथा, प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविल अथॉरिटी, सिविल नेशन। यस मालिक, ओके। क्या इसके अलावा भी कोई कंसिडरेशन है जो हमें लेना होता है? हाँ जी सर। व्हाट आर द अदर कंसिडरेशन व्हाइल एंटरिंग इनटू द ट्रीटी? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी इन द डीटीडब्ल्यूए। सर, न्यूट्रलिटी मतलब जब भी कोई कंट्री डीटीडब्ल्यूए बना रही है, तो कैसे न्यूट्रलिटी अचीव किए जाए ताकि टैक्स का पलड़ा किसी एक कंट्री में भारी ना हो। यहाँ पे न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, मान के चलिए अगर इंडिया और चाइना दो के बीच में डीटीडब्ल्यू हो रहा है, तो खुद चाइना और इंडिया दोनों के इंटेंशन ये रहेंगे कि भैया अपने फेवर में भी चीज हो, ना कि पलड़ा दूसरे के अंदर में भारी हो जाए। यस और नो। तो इस केस में ये बहुत जरूरी है कि न्यूट्रल पोजीशन लिया जाए, जहां पे चाइना के हाथ में ज्यादा पावर ना जाए और ना ही इंडिया के हाथ में ज्यादा पावर जाए। इसीलिए डीटीडब्ल्यू जब बनाए जाते हैं तब बहुत सोच समझ करके रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना होता है? हमें सबसे पहले ध्यान में रखना होता है दैट देयर शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। हमें सबसे पहले ये मेक श्योर करना होता है कि कोई भी कंट्री के अंदर में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में टैक्सेशन डिफरेंस हो, समझ में आता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, वो इतने बड़े डिफरेंस ना हो जाए कि ये डिस्क्रिमिनेशन की शक्ल ले ले। सेकेंड, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। अगर एनआर इंडिया के अंदर में काम करने आ रहा है और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का उसको मैकेनिज्म ही नहीं मिले, तो ऐसे केस में कोई भी एनआर कभी भी आना चाहेगा क्या? द आंसर इज नो। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हर ट्रीटी के अंदर में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से रिलेटेड क्या हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। थर्ड, प्रोवाइड असिस्टेंस इन कलेक्शन ऑफ फेयर एंड लेजिटिमेट शेयर ऑफ टैक्स। दोनों कंट्री को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि एक फेयर टैक्सेशन का डिवीजन हो बिटवीन चाइना एंड इंडिया एट द सेम टाइम। तो ये सारी चीजें डीटीडब्ल्यू के अंदर में इंश्योर की जाती है कि भैया 3 चीजें बिल्कुल हो। पहला, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। दूसरा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के उसके अंदर में क्या दिए हो, मैकेनिज्म दिए हो। और तीसरा, एक लेजिटिमेट कलेक्शन ऑफ टैक्स होना चाहिए दोनों कंट्री के बीच में। ठीक है मालिक। सर, further, in addition to above, there are some principles which must be considered by country in their tax system. पहला, इक्विटी एंड फेयरनेस। हर कंट्री खुद से ये मेक श्योर करेगी क्या कि भैया, हर कंट्री खुद से ये मेक श्योर करेगी क्या कि भैया इक्विटी एंड फेयरनेस हो, राइट। सो सेम इनकम अर्न बाय डिफरेंट टैक्स पेयर मस्ट बी टैक्स एट द सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। अगर कोई पर्टिकुलर टाइप की इनकम है, तो रेसिडेंट पे भी वही टैक्स लगाया जाए जो नॉन रेसिडेंट पे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इंडिया तो इसे फॉलो करता ही है। आप देखिएगा, अगर लॉटरी इनकम रेसिडेंट कमाए तो भी टैक्स रेट 30% है, और लॉटरी इनकम नॉन रेसिडेंट कमाए इंडिया में तो भी टैक्स रेट 30% है। यानी हमने इक्विटी और फेयरनेस तो रखा ही रखा है। यस और नो। आप देखिए, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेसिडेंट के लिए भी 12.5% है और नॉन रेसिडेंट के लिए भी क्या है बेटा, 12.5% है। यस और नो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ डीटीडब्ल्यू जहां पे कोई सेपरेट रेट प्रोवाइड कर दे। सेकेंड, न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी अचीव होनी चाहिए। न्यूट्रलिटी फैक्टर प्रोवाइड्स दैट इकोनॉमिक प्रोसेस शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर सच एज टैक्सेशन। यू हैव टू मेक श्योर कि भैया टैक्सेशन किसी चीज की न्यूट्रलिटी को अफेक्ट ना कर दे। जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए उतना आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि आप न्यूट्रलिटी अचीव कर ले। किसी एक कंट्री में ज्यादा टैक्स और किसी दूसरे कंट्री में कम टैक्स का शेयर नहीं बटना चाहिए। अब बच्चों एक बात समझ कर चलना, ये सारी गाइडलाइंस है जो उन्होंने इशू करी हुई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान में रखना है? अब देख, मैंने तेरे को फर्स्ट पार्ट पूरा पढ़ा दिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तेरे को क्या ध्यान में रखना है? लॉजिकली अगर मैं तेरे को बात करूं ना, तो एक ये कंसेप्ट तेरे को ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, जुरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन। ये ऑलरेडी एग्जाम में एक बार पूछ चुका है, तो ये ध्यान में रख। उसके बाद में ये
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या क्या कंसिडर करता है जब भी कोई केस को कंसिडर किया जाता है, तो ये देखो ध्यान में रखना है। देख, पढ़ाना पूरा मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन रेलेवेंसी रखना उससे ज्यादा है, क्योंकि ये वाले टॉपिक ना 4 मार्क के लिए आएंगे और उसमें भी सभी 4 चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो उतना तुझे सिलेक्टिव स्टडी को करना चाहिए, सो दैट तेरा टाइम सही जगह पे यूज हो। राइट, ओके। इसके बाद में क्या होना चाहिए सर, ये कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी भी क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। तो ये भी एक स्टार मार्क वाली चीज है, बाकी सब मुझे नहीं लगता इतने काम की चीज है। ओके, न्यूट्रलिटी इज ऑफ टू टाइप, कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी एंड कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी। डन, नॉट सो इंपॉर्टेंट। यस, आता है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। एक बात याद रखिए, जब भी कोई डीटीडब्ल्यू बनता है, चलो कम ऑन वन सेकेंड, जब भी कोई डीटीडब्ल्यू बनता है ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव रूल पे बनता है। अब आप कहेंगे कि सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल क्या होता है? डीटीडब्ल्यू ना दोस्त कभी भी सिर्फ ये बताएगा कि टैक्स शेयर डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगा, वो सिर्फ ये बताएगा कि टैक्स शेयर डिस्ट्रीब्यूट का होगा। वो कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म क्या होगा, कंप्यूटेशन के बेसिस पे आपका एनालिसिस क्या होगा, वो इन सब बारे में कोई बात नहीं करता दोस्त। वो सिर्फ इतनी बात करता है कि भैया डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। सो ट्रिटी ओनली डिस्ट्रीब्यूट एंड असाइन द टैक्सिंग ज्यूरिसडिक्शन, इट डज नॉट इम्पोज द टैक्स। कोई भी ट्रिटी टैक्स इम्पोज नहीं करती, टैक्स डोमेस्टिक लॉ ही इम्पोज करते हैं, उसका रिकवरी डोमेस्टिक लॉ ही करते हैं। डीटीडब्ल्यू सिर्फ ये बताता है ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिया का बंदा चाइना से इनकम कमा करके लेके आया है, तो यहाँ पे डीटीडब्ल्यू सिर्फ ये बताएगा कि टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, इंडिया या चाइना, उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, असाइन कौन करेगा, ये सब डीटीडब्ल्यू कभी नहीं बताता। यस, और यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल प्ले करता है। ओके मानी, अच्छा जी। अब आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रिटी। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर इंटरप्रिटेशन करता कौन है, आप द टैक्स पेयर? ऑब्वियसली द आंसर इज नो। एओ? ऑब्वियसली द आंसर इज नो। हम दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का रोल कौन प्ले करने आता है? कोर्ट। एवरीबॉडी यस और नो? तो जब कोर्ट किसी भी चीज को इंटरप्रीट करेगा, आपके मेरे झगड़े हो गए, डिस्प्यूट हो गए, इंटरप्रीट करेगा, तो इंटरप्रिटेशन के भी क्या कोई रूल्स है? द आंसर इज यस। इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रिटी के भी रूल है। तो आप जो डीटीडब्ल्यू बनाते हैं, इसको इंटरप्रिटेशन करने के 2 रूल है, मेजर 2 रूल है। एक है मोनिस्ट व्यू, दूसरा है ड्यूलिस्ट व्यू। वंस अगेन, जब भी डीटीडब्ल्यू ट्रिटी को इंटरप्रीट किया जाएगा, जब भी डीटीडब्ल्यू ट्रिटी को इंटरप्रीट किया जाएगा, 2 व्यू रखे जाएंगे, एक मोनिस्ट व्यू, दूसरा ड्यूलिस्ट व्यू। अब मोनिस्ट व्यू क्या कहता है? मोनिस्ट व्यू इंटरनल एंड डीटीडब्ल्यू को एक सिस्टम का पार्ट मानता है। आई मीन टू से, जो डीटीडब्ल्यू बना है ये इंटरनेशनल लॉ के साथ अलाइंड है, और इंटरनेशनल लॉ के साथ अलाइंड ही देखा जाता है, इंटरप्रीट किया जाता है। मतलब अगर डीटीडब्ल्यू में कोई पॉइंट लिखा हुआ है, अगर डीटीडब्ल्यू में क्या किया हुआ है, कोई पॉइंट लिखा हुआ है, और इधर एक्ट में भी कोई पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ज करके देखा जाता है कि किस तरीके से लिखा है। जैसे इंडियन लॉ की ही बात बता देता हूं। मान के चलिए इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के अंदर में लिखा है कि कोई फलाना चीज के ऊपर जो आपका टैक्स रेट है ना, ये लगेगा 12.5 के हिसाब से, बराबर है। और डीटीडब्ल्यू में लिखा है कि भैया इसी चीज के ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा, 10% के हिसाब से। अब यहां पे इंटरनल लॉ ने ही क्लियर कर दिया, द रेट विच इज एप्लीकेबल इज रेट गिवन इन एक्ट और रेट गिवन इन डीटीडब्ल्यू, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। मतलब हमारे इंडिया के जितने भी डीटीडब्ल्यू होते हैं, हमारे इंडिया के डीटीडब्ल्यू खुद लिख देते हैं कि रेट गिवन इन द एक्ट और रेट गिवन इन डीटीडब्ल्यू, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। अब हम ऐसा क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में मोनिस्ट व्यू फॉलो होता है। इंडिया में क्या फॉलो होता है दोस्त? मोनिस्ट व्यू फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि एक्ट और डीटीडब्ल्यू विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, यानी हम डीटीडब्ल्यू को हमारे एक्ट का इंटरनल पार्ट मान रहे हैं, मतलब हम उसे अपने घर का मान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान करके चलिए, अगर मैं कुछ कह रहा हूं और छोटे भाई ने कुछ कह दिया, तो हम एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं कर रहे, तूने ऐसा क्यों किया। हम बोल रहे ठीक है यार, तेरी भी बात कहीं लॉजिकल हो सकती है, कोई बात नहीं, तू अगर ये कह रहा है तो दैट्स ओके। मतलब हम उसे इंटरनल पार्ट मान रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम बड़े तो मतलब हम ही सारे डिसीजन लेंगे, नहीं, हम बोल रहे हैं भैया विच एवर इज मोर बेनिफिशियल वो डिसीजन लेने चाहिए। तो मोनिस्ट व्यू आपके डीटीडब्ल्यू को क्या मानता है? इंटरनल पार्ट मानता है टू द इंटरप्रिटेशन, जबकि ड्यूलिस्ट व्यू ऐसा नहीं मानता। मोनिस्ट व्यू इंडिया में फॉलो किया जाता है, ड्यूलिस्ट व्यू श्रीलंका में फॉलो किया जाता है। ड्यूलिस्ट व्यू बोलता है डीटीडब्ल्यू इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट एंड एक्ट इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। इंडिया में तो ऐसा हो नहीं सकता। इधर देखिए, मोनिस्ट व्यू एक्सेप्ट द इंटरनल एंड इंटरनेशनल लीगल सिस्टम विच फॉर्म्स अ यूनिटी। ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं? मालिक यूनिटी फॉर्म करते हैं। द एक्ट प्रोवाइड दैट वेयर द इंडियन गवर्नमेंट एंटर इनटू डीटीडब्ल्यू विच आर एप्लीकेबल टू टैक्स पेयर, देन द प्रोविजंस शैल अप्लाई विच आर मोर बेनिफिशियल टू टैक्स पेयर। आप समझ रहे हैं? एक्ट और डीटीडब्ल्यू विच इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी कंसिडर किया जाता है। यानी मेरे बच्चों, आप देखिए इंडिया क्या फॉलो करता है?
मोनिस्ट व्यू फॉलो करता है। ड्यूलिस्ट व्यू क्या कहता है? इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल लॉ आर सेपरेट सिस्टम। वो बोलता है डीटीडब्ल्यू एक सेपरेट कंसेप्ट है और नेशनल लॉ एक सेपरेट कंसेप्ट है। कहाँ फॉलो किया जा रहा है? ड्यूलिस्ट व्यू कहाँ फॉलो किया जा रहा है? श्रीलंका, यूके, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, जर्मनी, वहां फॉलो किया जा रहा है। तो दो व्यू होते हैं। व्यू नंबर 1 डीटीडब्ल्यू इंटरनेशनल लॉ विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। क्या फॉलो होता है? मोनिस्ट व्यू। कौन फॉलो कर रहा है? इंडिया। ड्यूलिस्ट व्यू नेशनल लॉ अलग है, डीटीडब्ल्यू अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये क्या होता है? ड्यूलिस्ट व्यू होता है। क्लियर? ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सर इंपॉर्टेंट है ना सर, ऐसा कैसे कर रहे हो सर? इंपॉर्टेंट है, कुछ ही चीज तो इस चैप्टर में पूछी जाती है, वो ये है। फिर आता है अदर हेड ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए हम सभी को पता है, एक बार यहां का रिवीजन करेंगे। चलो, जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ कोई डिसीजन देता है वो 4 फैक्टर को ध्यान में रखता है। चलो एवरीवन जल्दी से, आप जहां कहीं भी बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, घर में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, ये 4 रिवीजन देख रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी है क्या करना का सर? रिवीजन करने का। 4 चीजें देखी जाती है जब भी कोर्ट ऑफ लॉ डिसीजन देगा। पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कस्टम, तीसरा जुडिशियल डिसीजन एंड प्रिंसिपल फॉलोड बाय सिविलाइज्ड नेशन। यस और नो? क्या इसके अलावा भी कोर्ट और कोई चीज देख सकता है? द आंसर इज यस, दीज आर द अदर हेड ऑफ इंटरप्रिटेशन। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि जब कोर्ट डिसीजन देने के लिए आता है तो वहां पे क्या नहीं होता, उसके पास ये चारों फॉलो करके भी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं निकल पाता। तो क्या कुछ और की सहायता ली जा सकती है? छोटा छोटा एग्जाम्पल समझिए, आपको बड़े आसान भाषा में आपके जैसी शब्दों में समझाता हूं, जरा सुनिएगा। हमको भूख लगी, हमने सबसे पहले देखा कि घर में कुछ खाना है क्या, तो हमने ये 4 चीज देखी, ये 4 प्रोडक्ट खा लिया, फिर भी भूख खत्म नहीं हुई। अब क्या होता है? अब हम कहीं ना कहीं जोमेटो या स्विगी ओपन करते, बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देते, यानी हमने भी अदर एड का सहारा तो लिया ही। ठीक उसी तरीके से जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहले डिसीजन देता है, वो पहले 4 चीजों को फॉलो करता है। इन 4 चीजों से भी अगर वो किसी इंटरप्रिटेशन पे नहीं पहुंच पा रहा, तब वो अदर एड ऑफ इंटरप्रिटेशन पे जाता है। तब वो कहां जाता है दोस्त? अदर एड ऑफ इंटरप्रिटेशन पे जाता है। तो क्या क्या कंसिडर करता होगा? सर ये टैक्स पेयर कर रहा है क्या? नहीं। क्या ये एओ कर रहा है क्या? नहीं। ये कौन कर रहा है? कोर्ट, क्योंकि कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर रहा है। ठीक है सर, तो पहले क्या देखेगा? हो सकता है ओईसीडी और यूएनएम के कोई कमेंट्रीज आई हो, तो कमेंट्रीज रीड की जाती है कि उनका क्या ओपिनियन है। फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम्स पे जब क्या हुआ बेटा, क्रिप्टो करेंसीज का टैक्सेशन लाया, उस टाइम पे भी ये देखा गया कि इंटरनेशनल यूएन कन्वेंशंस ने क्या बोला, ओईसीडी कन्वेंशंस ने क्या बोला। जब कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर टैक्स लाया था, तब भी ये देखा गया था कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या बोल रहे हैं, कोर्ट्स क्या बोल रहे हैं, कमेंट्रीज क्या कह रही है। फॉरेन कोर्ट्स के डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि फॉरेन में हो सकता है कहीं ना कहीं क्या किया हो, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो, तो फॉरेन कोर्ट के डिसीजंस देखे जाते हैं। प्रोटोकॉल्स एंड प्रियम्बल्स देखे जाते हैं। अब ये प्रियम्बल क्या होता है? डीटीडब्ल्यू के शुरुआत में कुछ प्रियम्बल लिखा होता है जो सबसे पहले एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल, मतलब व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरिंग इनटू डीटीडब्ल्यू। तो ऑब्जेक्टिव से आपको क्लियर होता है। जैसे आप कैसे पता चलेंगे कि 2 लोग पार्टनर थे, तो पार्टनर्स के इंटेंशन क्या है, पार्टनरशिप डीड पढ़ के ही पता चलेंगे। ठीक उसी तरीके से जब डीटीडब्ल्यू में डिस्प्यूट होता है तो प्रियम्बल पढ़ा जाता है कि आने से पहले दोनों के इंटेंशंस क्या थे, और इंटेंशंस के बेसिस पे एक इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। फिर आता है म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर्स। हो सकता है कि उस टाइम पे डीड में ना लिखा हो, लेकिन बाद में म्यूचुअली अग्रीड किया हो कि हम ये फॉलो करेंगे, तो म्यूचुअली अग्रीड प्रोसीजर्स का क्या किया होगा, डॉक्यूमेंट साइन किया होगा, तो म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर भी देखा जाता है। इसके बाद में पैरेलल टैक्स ट्रीटी, जैसे इंडिया और चाइना का ट्रीटी है, बराबर है, हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का भी ट्रीटी हो, तो ऐसे पैरेलल ट्रीटीज को रीड किया जाएगा कि जब इंडिया पाकिस्तान के साथ इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन करता है तो क्या फॉलो करता है, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है तब क्या फॉलो किया जाएगा। इंटरनेशनल आर्टिकल, ऐसे एंड रिपोर्ट, ये भी देखा जाएगा कि इंटरनेशनल आर्टिकल क्या है, ऐसे क्या है, रिपोर्ट क्या है, क्या इसके ऊपर कुछ पब्लिश हुआ है या नहीं पब्लिश हुआ है। जैसे रीसेंट टाइम्स में अगर देखा जाए, रीसेंट टाइम्स के अंदर में देखा जाए, एनएफटीज आर द न्यू थिंग जो पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है। यस और नो? अब एनएफटीज के ऊपर सबसे पहले लोगों के आर्टिकल देखे जाते हैं कि वो क्या सोचते हैं, एनएफटी किस तरीके से ट्रेड हो सकता है, इसमें इनकम किस तरीके से जनरेट हो सकती है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है कि कैसे इससे इनकम जनरेट होती है, कैसे इसमें लाइबिलिटी क्रिएट होती है, कैसे इसमें लूपहोल्स बनाए जाते हैं, और उस हिसाब से क्या किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो जनरल इंटरप्रिटेशन के लिए 4 चीजें हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कस्टम, जुडिशियल डिसीजन एंड प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। लेकिन इसके अलावा अदर एड ऑफ इंटरप्रिटेशन भी है जो कोर्ट क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। क्लियर है मालिक? यस। फिर आते हैं बेटा वियना कन्वेंशन के ऊपर। अब देखो दोस्त, आपको वियना कन्वेंशन तो दिया है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, आपको पूरे आर्टिकल नहीं दिए वियना कन्वेंशन के, आपको वियना कन्वेंशन के सिर्फ स्पेसिफिक आर्टिकल दिए हुए हैं, और यही स्पेसिफिक आर्टिकल में से एक आध आर्टिकल के ऊपर अगर का सवाल पूछ लिया तो पूछ लिया, वो भी दैट टू 2 मार्क्स के लिए।
ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये वियना कन्वेंशन है क्या, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने जब क्लास की हो तो ये चैप्टर को बिंदास छोड़ दिया और कभी रिविजिट भी ना किया हो, पर आप ऐसा ना करिए सर, चार्ट रिविजन में तो भी एटलीस्ट ये कंप्लीट कर लीजिए। सुनिए, वियना क्या है? वियना ना एक प्लेस है ऑस्ट्रिया के अंदर में। तो ज्योग्राफिकली पहले समझ लो, ऑस्ट्रेलिया करके, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया करके कंट्री है, उसके अंदर का एक प्लेस है वियना। अब इसको वियना कन्वेंशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिधर सारे कंट्री ने मिल करके मीटिंग की थी उसको कहा जाता है, उस कंट्री के नाम के साथ एक वर्ड यूज किया जाता है, कन्वेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए अगली मीटिंग इंडिया के अंदर में हुई और सारे देश के लोग इधर आए, तो ऐसे केस में हम उसे कहेंगे इंडिया कन्वेंशन। समझ में आ रही है बात? इंडियन कन्वेंशन, इंडिया कन्वेंशन। ठीक उसी तरीके से बना वियना कन्वेंशन। अब वियना कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, ये एक बहुत पुराना कंसेप्ट है। 1950 से लेकर 70s तक के जब इंटरनेशनल ट्रेड पहली बार प्रमोट हो रहा था, तो ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स भी अराइज हो रहे थे, हाँ या ना? यस। तो इंटरनेशनल ट्रेड जब ओपन हो रहा था तो इंटरनेशनल टैक्सेशन डिस्प्यूट्स भी अराइज हो रहे थे। तो कंट्रीज ने आए और कुछ बातों पे क्या कर लिया, एक पैक्ट साइन कर लिया कि हम जब भी इंटरनेशनल इश्यूज अराइज होंगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन इश्यूज अराइज होंगे, तो हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। सो बेसिकली क्या है, वियना कन्वेंशन एक इंटरप्रिटेशनल रूल्स है। किसके इंटरप्रिटेशनल? डीटीडब्ल्यू इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जाएगा, टैक्सेशन इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यस। सो सबसे पहला आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 26, पैक्टा संट सर्वंदा। मतलब क्या, जब भी ट्रीटी को देखा जाएगा इसे गुड फेथ में देखा जाएगा। गुड फेथ मतलब क्या? नो हार्म टू एनी कंट्री। तो इंडिया और चाइना के बीच में अगर डीटीडब्ल्यू हुआ है तो वी हैव टू मेक श्योर कि इससे चाइना को भी इफेक्ट ना हो, इससे इंडिया को भी इफेक्ट ना हो, और एक न्यूट्रल ग्राउंड पकड़ा जाएगा, न्यूट्रलिटी पकड़ा जाएगा। ये पहली चीज थी। So every treaty force in binding upon the party must be followed by them in the good faith. So सबसे पहले ट्रीटी एंटर किया, दोनों पार्टी गुड फेथ में इसको एंटर करेगी और गुड फेथ में ही इसको फॉलो की जाएगी और इंटरप्रिटेशन भी गुड फेथ में होगा। सेकेंड, द इंटरनल लॉ एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, इंडिया और चाइना के बीच में डीटीडब्ल्यू हुआ, राइट? अब ऐसे केस में इंडिया ये नहीं, अगर इंडिया और चाइना के बीच में डीटीडब्ल्यू बन गया तो इंडिया ये नहीं कहता, कह नहीं सकता अजी सर वो क्या है झारखंड के अंदर में ना एक्चुअली थोड़े से प्रोटेस्ट चालू है इसलिए हम ट्रीटी को ऑब्लाइज नहीं कर पाए। नो सर, इंटरनल लॉ, इंटरनल इश्यूज ये आपका मैटर है, ये उनका मैटर नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये किसका मैटर है, उनका मैटर है। सो पार्टी में नॉट, यहाँ पार्टी का मतलब कंट्री है, ठीक है। पार्टी में नॉट इन्वोक द प्रोविजन ऑफ इट्स इंटरनल लॉ एज जस्टिफिकेशन फॉर इट्स फेलियर टू परफॉर्म अ ट्रीटी। अगर आप ट्रीटी में एंटर कर रहे हैं, आप इंटरनल लॉ का इशू नहीं देख सकते, अरे यार वो तो मेरी मान ही नहीं रहा यार, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये सब नहीं हो सकता दोस्त। नो रेट्रोएक्टिविटी ऑफ द ट्रीटीज। अब इसको भी अंडरस्टैंड कीजिए, जब भी कोई ट्रीटी साइन होती है ना बेटा, ये हमेशा प्रोस्पेक्टिव साइन होती है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। वो गाना है ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। बस यही बात है कि अगर आज आपके और मेरे बीच में अग्रीमेंट हो रहा है तो हम पास्ट की बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि चलो एक काम करेंगे अपन 1 अप्रैल से काम करते, नहीं 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 सर, जिस दिन साइन हो रहा है वहां से अग्रीमेंट का क्या होगा, क्लॉज रेडी होगा। अनलेस एंड अनटिल आप और मैं दोनों अग्री कर दे कि हाँ चलो अप्रैल से बात करेंगे, तब तक के हमेशा ये रहेगा आज आपके और मेरे बीच में अग्रीमेंट हो रहा है तो आज से अपना अग्रीमेंट शुरू हो रहा है। तो अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, द ट्रीटी कैन नॉट हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। पर्सपेक्टिव एप्लीकेशन पे ही काम करेंगे। नेक्स्ट 29, टेरिटोरियल स्कोप। अच्छा जी, अंडरस्टैंड कीजिएगा, अनलेस एंड अनटिल चाइना और इंडिया ने क्लियर कह दिया कि भैया अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके हम ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं, हमने क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया, तब तक के पूरा चाइना और पूरा इंडिया इसके ऊपर पूरी ट्रीटी अप्लाई होगी। मतलब अनलेस एंड अनटिल आपको सेपरेट टेरिटरी को बाजू नहीं कर देते, तब तक के ये पूरे कंट्री पे अप्लाई होगा। तो अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory। पूरे टेरिटरी के ऊपर वो डीटीडब्ल्यू क्या होगा बेटा, बाइंडिंग होगा। जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, द ट्रीटी इज इंटरप्रिटेड ऑलवेज इन द गुड फेथ। ट्रीटी ऑल्सो इंक्लूड्स इन प्रीएम्बल एंड एनेक्चर। अगर आप ध्यान से देखेंगे ट्रीटी में क्या इंक्लूड हो रहा है, प्रीएम्बल और एनेक्चर इंक्लूड हो रहा है। तभी जाकर के कोर्ट प्रीएम्बल और एनेक्चर को क्या करती है बेटा, चेक करती है। ए लाला, तभी जाकर के क्या करती है, वो चेक करती है, क्योंकि अब वो ट्रीटी का पार्ट है। यस, तो उसको अलग नहीं देखा जा सकता। द फॉलोइंग शैल बी टेकन इनटू अकाउंट टुगेदर विद दिस कंटेक्स्ट। पहला,
any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of treaty, any subsequent practice, and any relevant rules or international law. Sir, following shall be taken into account. जब भी आप ट्रीटी बना रहे हैं, कोई सब्सिक्वेंट अग्रीमेंट अगर साइन होंगे उसको भी कंसिडर किया जाएगा, कोई सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस हम दोनों ने मिलकर फॉलो की उसको भी कंसिडर किया जाएगा, और रिलेवेंट इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को भी हम क्या करेंगे बेटा, फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। या ट्रिटी में हम सब कुछ लिखेंगे, जनरल रूल हम ट्रिटी में सब कुछ लिखेंगे, इनफैक्ट जितने वर्ड्स होंगे हम सब डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साहब सब कुछ तो डिफाइन किया नहीं जा सकता ना। अब तुम्हारी बात ले लो, तुम भी तो एंटर किए थे ना किसी के साथ ट्रिटी में, सारी बात हो गई थी क्या? नहीं हुई थी ना। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा और तुम भी मत भटकना, सारी बात हो गई थी, नहीं हुई, है ना? फिर भी आखिरी में कुछ चीजें तो एम्बिग्युअस हो ही गई ना। हाँ, फिर क्या, फिर किसी थर्ड पर्सन का सहारा लिया गया। ए कुछ कुछ इधर आ, इधर उधर नहीं जाते, कंसेप्ट पे फोकस कर। यहाँ पे भी वही बात है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सब कुछ डिफाइन करने की कोशिश करें, हम सब बता दें, हम सब एक्सप्लेन कर दें, लेकिन बाबू दिक्कत ये है कि हम कई बार थर्ड पर्सन के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मीनिंग एम्बिगुअस और ऑब्स्कर हो रहे हैं। अब हमारे जो मीनिंग है एम्बिगुअस और ऑब्स्कर, मेरी जो बात ली जा रही है सिर्फ उल्टी ली जा रही है, ऐसे केस में उसके दोस्त या मेरे दोस्त किसी के पास तो जाएंगे ना यार, कि यार मैं जो भी कह रहा हूँ ये सब उल्टा ही समझ रहे हैं, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। ये सारी बातों के लिए हम थर्ड पार्टी के पास जा सकते हैं, जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री मीन्स लिया जा सकता है इंटरप्रिटेशन के लिए। तो कोई पर्सन यार इसको समझा ना यार, मैं समझा समझा के थक गया, सप्लीमेंट्री मीन्स के पास आप जा सकते हो। कब? जब आप और मेरी बात कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो रहा है, बिल्कुल जा सकते हैं। या फिर अगर इसका मीनिंग एब्सर्ड या अनरीजनेबल हो सकता है अपने भयानक झगड़े हो जाए, कोई बात नहीं, थर्ड पर्सन के पास जाओ, थर्ड पर्सन के पास जाकर के इसको हैंडल कर लो। सप्लीमेंट्री मीन्स लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिकल नंबर 33, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज ऑथेंटिकेटेड इन 2 और मोर लैंग्वेज। जब भी कोई ट्रीटी बनेगी इसे 2 और मोर लैंग्वेज में ऑथेंटिकेट किया जाएगा, एटलीस्ट 2 लैंग्वेज में। तो इंडिया और चाइना है तो इंडियन लैंग्वेज में भी, चाइनीज लैंग्वेज में भी ऑथेंटिकेट किया जाएगा, और दोनों के मीनिंग जनरली क्या पकड़े जाएंगे, सेम। तो ऐसा नहीं होगा चाइनीज में कुछ लिखा है तो इंडिया में उसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग मान लिया जाएगा, दोनों का इंटरप्रिटेशन क्या माना जाएगा, सेम। जनरल रूल रिगार्डिंग द थर्ड स्टेट। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अगर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा और मेरा हुआ है तो फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा और मेरा हुआ है, राइट, तो ऐसे केस में हो सकता है कोई लड़की राधिका, उसका क्या काम है भाई? उसका कोई काम है? द आंसर इज नो, राइट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ तो यहाँ पे ना आप राइट्स क्रिएट कर सकते हो थर्ड पार्टी राधिका के लिए, ना आप ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकते हो थर्ड पार्टी राधिका के लिए। अब इसको कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में समझो। मान लो इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुआ, अग्रीमेंट हुआ, तो पाकिस्तान के ऊपर ना राइट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, ना पाकिस्तान का ऑब्लिगेशन क्रिएट किए जा सकते हैं। 2 पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट, वही कंसिडर होंगे, वही देखे जाएंगे। क्लियर है मालिक? ओके, चेक करना जरा। A treaty does not create rights or obligation on a third state without its consent. Validity and continuance in force of treaty. अच्छा जी सर, अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर मुझे आपके साथ में अग्रीमेंट तोड़ना है, अगर हमें हमारा ये रिश्ता खत्म करना है, तो इतना बोल के काम नहीं चलेगा, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, यू एंड मी शुड नॉट बी टुगेदर। नो, हमें एक दूसरे को रिटर्न बताना होगा। ये प्यार की बात नहीं है, टैक्स के व्यवहार की बात है। तो सिर्फ इतना बोल करके काम नहीं चलेगा, मैसेज करके काम नहीं चलेगा, आई थिंक वी शुड नॉट टॉक एंड आई एम ब्लॉकिंग टू यू। नो, फॉर्मल है, अग्रीमेंट बना था, अग्रीमेंट टूटेगा भी, रिटर्न कंसेंट में टूटेगा। The termination of treaty or withdrawal of party may take place as written in the treaty. In the same rule applies to suspension and operation of treaty. Suo moto withdrawal of treaty is not allowed. अब मेरा मन नहीं लग रहा, आई थिंक ही इज बीइंग टॉक्सिक। सुओ मोटो अलाउड नहीं है भैया, बैठो, बात करो, साइन करो और मैटर को खत्म करो। टर्मिनेशन और सस्पेंशन और ऑपरेशन ऑफ ट्रीटी एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच। अंडरस्टैंड कीजिएगा, इंडिया चाइना दोनों के बीच में बहुत बढ़िया ट्रीटी थी सर, हिंदी चीनी भाई भाई, क्लियर है? ओके सर। सामने वाले ने क्या किया, ट्रीटी को ब्रीच किया, चाइना ने हमारे साथ गलत किया, चाइना ने कंडीशंस फॉलो नहीं की, ट्रीटी में जो हमने बोला था वो फॉलो नहीं किया। आप सोच के देखिए ना, इंडिया पाकिस्तान की ट्रीटी, इंडस वैली ट्रीटी, लेकिन ये पीस ट्रीटी थी। कौन सी ट्रीटी थी? पीस ट्रीटी थी। जहां आपने वॉयलेट किया, हम मान सकते हैं आपने ब्रीच किया और हम इस पूरे ट्रीटी को ही बाजू कर सकते हैं। रिसेंटली इंडिया ने किया ही ना भाई साहब, हमारे बीच में एक ट्रीटी थी, ट्रीटी वाज सब्जेक्ट टू पीस बिटवीन बोथ द कंट्रीज। अगर आपने इस पीस को डैमेज करने की कोशिश की, हम इस ट्रीटी को बाजू रख सकते हैं, अबियंस में रख सकते हैं।
So a material breach of bilateral treaty by one party entitle the other, material breach by one party entitle the other to invoke the breach as a ground of termination of treaty. तो दूसरा पार्टी उस ट्रीटी को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है. Material breach by one party entitle the other parties by unanimous agreement to suspend the operation of treaty in whole in part. हम पूरा या तो पार्टली भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. Yes or no? Okay. A material breach of treaty for the purpose of this article consists in repudiation of treaty not sanctioned by convention or violation of a provision essential to accomplishment of the objective. ये material breach हम किसको मानेंगे, एक अगर violate ही हो गई कोई essential condition तब, या repudiation of treaty not sanctioned by convention, convention ने अगर इस treaty को sanction ही नहीं किया, वो अगर क्या की जा सकती है, repudiate की जा सकती है. सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. अब कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों ने ट्रीटी बनाई थी पर अब उसको परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, किसी रीजन की वजह से पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है. अब क्या करें सर, द पार्टी मे इन्वोक इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एज अ ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन. अगर नहीं हो पा रहा तो ट्रीटी टर्मिनेट हो सकती है, ये कहते हुए कि सर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, हो ही नहीं पा रहा है, नॉट पॉसिबल. If the impossibility is temporary, it may be invoked only as a ground for suspension of its operation. अगर ये सिर्फ टेम्पररी सस्पेंशन है कुछ दिनों के लिए तो भैया फिर इट मे बी इन्वोक्ड ओनली एज अ ग्राउंड फॉर सस्पेंशन ऑफ इट्स ऑपरेशन नॉट कैंसिलेशन ऑफ ट्रीटी. आप उस टाइम पे सस्पेंड कर दोगे कुछ दिन के लिए पर फिर ट्रीटी कैंसिल नहीं होगी. फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस. हमने ट्रीटी बनाई थी कुछ सर्कमस्टांसेस पे, अब वो सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए या वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट ही नहीं करते. The fundamental change which is not foreseen by the parties cannot be a ground for terminating or withdrawal of a treaty unless the existence of those circumstances constituted an essential basis for consent of the parties to be bound by the treaty and the effect of change is radical to transform the extent of obligation still to be performed under the treaty. तो देखिए fundamental change which was not foreseen cannot be a ground for termination. आपने भी नहीं देखा था, मैंने भी नहीं देखा था, तो इसका मतलब ये नहीं हम ट्रीटी को कैंसिल कर दें, हमें somehow किसी चीज के ऊपर पहुंचना पड़ेगा. unless and until, राइट, सर्कमस्टांसेस ही वैसे होने चाहिए कि ट्रीटी का बेस ही वही था कि ये सर्कमस्टांसेस होंगे तो ही हम ट्रीटी फॉलो करेंगे. यस, या फिर इफेक्ट ऑफ चेंज इज रेडिकल टू ट्रांसफॉर्म द एक्सटेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, या फिर वो इतना बड़ा चेंज है कि दोनों के ऑब्लिगेशन से क्या कर देगा, वो कंप्लीटली चेंज कर देगा. तो तब तक के एटलीस्ट चेंज इन सर्कमस्टांसेस इज नॉट द बेसिस. इमरजेंस ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ. अगर कल चल के न्यू इंटरनेशनल लॉज आ गए तो क्या करेंगे. इफ अ न्यू जनरल इंटरनेशनल लॉ एमर्ज which is in conflict with that norms became void and stand terminated. अगर वो इसके कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं तो वो void माने जाएंगे और टर्मिनेटेड माने जाएंगे. यस और नो मालिक. चलिए लास्ट की कुछ चीजें. एंटी अवॉइडेंस मेजर. सर क्या अगर कोई भी कंट्री को ये मेक श्योर करना है कि सामने वाला टैक्स चोरी ना करके जाए तो क्या वो एंटी अवॉइडेंस मेजर यूज कर सकते हैं. ऑब्वियसली यस. तो अगर हमारे को कभी भी ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में क्या कर सकता है, टैक्स चोरी कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, एंटी अवॉइडेंस मेजर्स अप्लाई करेंगे. अब ये एंटी अवॉइड मेजर्स में क्या क्या आता है. पहला गार. याद है ना बच्चों, गार. मैं एक चार्ट रिविजन गार के ऊपर भी लेके आने वाला हूं, आई होप आप उसको जरूर देखोगे. यस. तो सबसे पहला क्या है बेटा, गार. दूसरा टारगेटेड एंटी अवॉइडेंस रूल्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स. तीसरा बेनिफिशियल ओनरशिप कंडीशन. एंड चौथा एलओबी बेनिफिट, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट. सर आपको पता है ना, अगर आप हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कर रहे हो तो इसके ऊपर भी हमारे यहाँ लिमिट है. अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इसके ऊपर भी हमारे पास थिन कैपिटलाइजेशन वाली लिमिट है. तो क्या एंटी अवॉइडेंस मेजर किए जा सकते हैं. सजेस्टेबल यही है कि हाँ एंटी अवॉइडेंस मेजर करने चाहिए, जिसमें गार होना चाहिए, इंडिया में एप्लीकेबल है. ट्रांसफर प्राइसिंग रूल होना चाहिए, इंडिया में एप्लीकेबल है. लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट रूल होना चाहिए, इंडिया में एप्लीकेबल है. चौथा बेनिफिशियल ओनरशिप कंडीशन भी होना चाहिए. ये एज ऑफ नाउ इंडिया में पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है. फिर आता है एम्बुलेटरी और स्टैटिक अप्रोच. अब बेसिकली ये भी इंटरनेशनल इश्यूज को हैंडल करने का एक अप्रोच है. स्टैटिक अप्रोच का मतलब क्या है, ट्रीटी को उस बेसिस पे देखा जाए जिस बेसिस पे वो बनी थी. मतलब आपकी मेरी ट्रीटी बनी थी 1980 में, अभी चल रहा है 2026. तो 1980 के अंदर में क्या इंटेंशंस थे पार्टी के, वो देखना, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक अप्रोच.
भाई 1980 में कुछ भी होगा, 2026 में इसका क्या किया जा सकता है? भैया वो हो गया, पास्ट इज पास्ट, नेवर इन फ्यूचर, वो हो गया जो होना था। आज क्या करना चाहिए? दिस इज एम्बुलेटरी अप्रोच। तो स्टैटिक अप्रोच आज भी अपने पास्ट के साथ जी रहा है। एम्बुलेटरी अप्रोच बोलता है भैया छोड़ना है यार पास्ट को, आज फॉलो करना भाई क्या करने का है। तो स्टैटिक अप्रोच लुक एट द मीनिंग एट द टाइम व्हेन ट्रीटी वाज साइंड, जब ट्रीटी साइंड की गई थी उस टाइम पे क्या इंटरप्रिटेशन था। एम्बुलेटरी अप्रोच टुक द मीनिंग ऑन द एप्लीकेशन टर्म्स, जिस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे। यस और नो? अब मुझे एक बात बताइए, क्या फॉलो होता होगा? हर समझदार कंट्री, हर समझदार इंटरप्रिटेशन एम्बुलेटरी अप्रोच को फॉलो करता होगा। भैया 1980 में क्या था उसको आज रोक करके क्या मतलब है? आज क्या किया जा सकता है इस इशू का, वो बातें करो। चलिए आइए लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं और हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। राइट, मेरे हिसाब से एम्बुलेटरी एंड स्टैटिक अप्रोच को भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे, ये पढ़ लेना। अच्छा, वियना कन्वेंशन के अंदर में मैं आपको बता दूं, ये नॉन रेट्रोएक्टिविटी, ये इंटरनल लॉ 27, 28, 61, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब अंडरस्टैंड करना, आज के तारीख में ट्रिटी का इंटरप्रिटेशन जो होता है ये वियना कन्वेंशन के हिसाब से होता है, लेकिन वियना कन्वेंशन से पहले भी कोई इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करता होगा। हाँ, और उसको हम कहते हैं दिस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रिटी। यानी हम बात कर रहे हैं वियना कन्वेंशन से भी आने के पहले ट्रिटी कैसे इंटरप्रिट की जाती थी, है ना? तो पहला, treaty should be interpreted keeping in mind its objective in the ordinary and literal meaning in mind। सबसे पहले क्या किया जाता था, उसका ऑर्डिनरी और लिटरल मीनिंग देखा जाता था। दूसरा, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी दिए जाते थे, कोई पर्टिकुलर टर्म का इंटरप्रिटेशन देखा जाए रादर देन द होल ट्रीटी। द टर्म ऑफ अ ट्रीटी आर एबल टू इंटरप्रिटेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के कॉमन इंटेंशन देखे जाते थे और उस हिसाब से ट्रीटी को क्या किया जाता था, इंटरप्रीट किया जाता था। तीसरा, थियोलॉजिकल एंड पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। यस, तो सर दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस मेथड। वो कहते थे कि देखो जब बनाना था ट्रीटी तब बन ले, आज इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव और क्या पर्पस हम पूरा कर सकते हैं उस बेसिस पे इंटरप्रेट करना। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस, ट्रीटी शुड बी इंटरप्रेटेड इन अ मैनर टू हैव अ इफेक्ट रादर देन टू मेक इट वाइड। कई बार ऐसे डेडलॉक्स आ जाते थे कि भैया या तो इसका कोई मीनिंगफुल पर्पस हम बीच में फॉलो करें या तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी, वॉइड। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस के बेसिस पे भी ट्रीटी को क्या किया जाता था, रीच आउट किया जाता था। प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्पररी एक्सपोस्टियो, द ट्रीटी टर्म्स आर नॉर्मली टू बी इंटरप्रेटेड ऑन द बेस ऑफ देयर मीनिंग एट द टाइम ट्रीटी वाज कंक्लूडेड। हाउएवर दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अगेन ये किस तरीके की बात करता है, स्टैटिक अप्रोच, जिस टाइम पे ट्रीटी बनी थी, कंक्लूड हुई थी, उस टाइम पे इंटरप्रिटेशन क्या था। हालांकि कुछ केसेस में ये पहुंचना सही बात हो सकती है, जैसे उस दिन तो तूने ये बोला था, कुछ केसेस में ये पॉसिबल हो सकता है, केसेस में सही नहीं लगता। Liberal interpretation possible है, integrated approach, any provision should not be interpreted in isolation, rather entire treaty should be read as a whole। आप सिर्फ एक वर्ड को पकड़ के नहीं बैठ सकते, ट्रीटी में पूरे वर्ड को पकड़ के बैठना होगा तो ट्रीटी का राइट इंटरप्रिटेशन निकलेगा। तो ये था इंटीग्रेटेड अप्रोच, किसी एक वर्ड के ऊपर आप स्टिक मत होइए, होलिस्टिक अप्रोच में देखिए कि ट्रीटी का इंटेंशन क्या था। एंड लास्ट, रीजनेबल एंड कंसिस्टेंसी, यू हैव टू प्रोवाइड दैट इंटरप्रिटेशन शुड बी रीजनेबल एंड नॉट इलॉजिकल। यस ऑन? अब सर देखिए ये चैप्टर एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स स्टडी तो हमारा खत्म हुआ। इसमें से मैंने आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीज बोली बस बेटा उतना पढ़ लेना, एक बार और लगे तो इस वीडियो को देख लेना। यस और नो? जिन जिन लोगों ने रेगुलर और फास्ट ट्रैक लिया है, आपके एमआरपी में इसके ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेना, 3 से 4 बार, काम खत्म। आ गया तो 4 से 6 मार्क इसके ऊपर आ जाएगा, और नहीं आया तो हरी इच्छा। क्लियर है? यस सर। देन मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर में। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। राइट, अगर आपको इसे बाय करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, और नहीं आप पढ़ ले रहे हैं या जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। टेक केयर।